हेलो गाइस, वेलकम टू फ्रेश न्यू ब्लॉग। जैसा आप सभी को मालूम होगा और लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने अभी अभी एक ई राइड की थी। आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा कि टोटल एक्सपीरियंस क्या था मेरे, क्या मेरा एक्सपीरियंस था, क्या मेरा रूट था, कैसे पूरी प्लानिंग किया, तो उसी के बारे में आज हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये मेरा चैनल है, इसके ये मेरे स्टैट्स हैं। आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये, क्योंकि ये आप अगर देखेंगे तो नॉट सब्सक्राइब्ड इज़ 82% एंड सब्सक्राइब्ड इज़ ओनली 17%। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके सामने लाते रहेंगे, क्योंकि मॉनसून आने वाला है, बहुत अच्छी अच्छी राइड्स प्लान्ड है। सो ये एक ओवरऑल मैप है और मैप के थ्रू ही मैं आपको समझाऊंगा कि मेरा आइटिनरी क्या था, मेरा क्या रूट था। तो यहाँ से मैंने पुणे से स्पीति किया था, तो पुणे टू चंडीगढ़ या पुणे टू शिमला, वो पूरा रूट सेम ही है, उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे। पहला दिन मेरा था इंदौर का 600 किलोमीटर, इंदौर से जयपुर 550 किलोमीटर, जयपुर से चंडीगढ़ 450 किलोमीटर, चंडीगढ़ से शिमला मैंने रुका था, नारकंडा रुका। शिमला से चालू करते हैं। शिमला से अगर ये ओवरऑल सर्किट देखोगे आप, तो ये 1000 किलोमीटर के आसपास का पड़ता है और 1000 किलोमीटर का टोटल ये इसका रहता है। शिमला ये है आपका, यहाँ से आप नारकंडा, ये इधर आपका नारकंडा है। नारकंडा से नेक्स्ट आप आ जाओ ये चिटकुल, सांगला, दिस इज कल्पा, दिस इज पू, नाको, दिस इज टाबो, ढंकर, और ढंकर और काजा के बीच से एक रोड कट के यहाँ आती है, जो आपको ये पिन वैली है। तो यहाँ पे पिन वैली में यहाँ पे मड विलेज आता है। और दिस इज काजा, यहाँ पे चीचम, और काजा के पास में ही 3 स्पॉट हैं जो आपका ऐसा सर्किट बनता है, पूरा क्लोज सर्किट, हिक्किम, लांगजो एंड कोमिक, ये 3 सर्किट बनता है। उसके बाद आप यहाँ से आओगे, ये चंदता लेक, एंड देन दिस इज मनाली, मनाली कुल्लू, ये मंडी, और यहाँ से वापस आपके यहाँ पे आएगा आपका सुंदरनगर होके चंडीगढ़, और ये शिमला। तो हम शिमला टू शिमला का ये रूट प्लान है। और ये मैंने क्या किया था, इसको थोड़ा डिटेल में आपको मैं बताता हूँ। दिस इज जस्ट अ ओवरऑल कि एक जो लोग बोलते हैं सर्किट होता है, तो सर्किट कैसा होता हो, ये पूरा क्लोज्ड सर्किट है, इसलिए इसको पूरा सर्किट कहा जाता है। जनरली क्या होता है कि जब ठंडी का महीना होता है, मतलब आपका मई के बाद, जैसे गर्मी चालू हुआ मई के बाद आपका सर्किट खुलता है। तो सर्किट खुलना मतलब हम लोग बोलते हैं भाई मनाली का सर्किट खुला है, मनाली से स्पीति का। और ठंडी के टाइम में अक्टूबर से मई तक वो बंद रहता है, हैवी स्नो की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ से जो आपके काजा के बाद यहाँ लोसार आता है, ठीक है, लोसार से आगे आप जाएंगे, कुंजुम है, ठीक है, और कुंजुम से यहाँ तक का जो रूट है ये पूरा बंद हो जाता है। तो जब ये रूट बंद हो जाता है तो आप पूरा सर्किट कर नहीं पाओगे। आपको जो सर्किट करना है, अगर आप शिमला से जा रहे हो तो आपको ये रूट लेके पूरा जाना है और यही रूट लेके पूरा वापस भी आना है, ठीक है। और ये सर्किट पूरा क्लोज रहता है ठंडी के टाइम में, फ्रॉम अक्टूबर टिल मई। इस बार क्या हो गया था कि मई से भी थोड़ा जून में खुला है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल हो गया। तो इस वजह से कभी कभी क्या होता है कि मौसम जैसा चलता है उस हिसाब से इसका ओपनिंग का चलता है। चलो अब इसको थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ कि इसका क्या डिटेल में था। एक ओवरऑल ये भी मैप है, अगर आप समझना चाहो। शिमला से नारकंडा, नारकंडा से रामपुर, फिर सांगला, चिटकुल, कल्पा, पू, ये जो मेजर जगह है वहाँ की, ये इस पर बस उतना दिखाया गया है। उसके बाद आप मनाली से अगर आप चाहो तो ये शिमला दोबारा आ सकते हैं, ये क्लोज सर्किट हो जाता है, ठीक है। और लोसार जो मैं रास्ता बता रहा था आपको, यहाँ से आपका यहाँ तक का रास्ता बंद हो जाता है। तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता आपका बंद हो जाता है। बाकी ये सब ओपन रहता है, ठंडी में जाओ, गर्मी में जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठंडी में आपको बर्फ़ मिलेगी, गर्मी में आपको हरियाली मिलेगी थोड़ी सी, बट ये रास्ता हमेशा ओपन रहता है। अब इसमें से क्या क्या अच्छे रास्ते हैं, क्या ख़राब रास्ते हैं, कहाँ रुकना चाहिए, कैसा प्लान करना चाहिए, उस पर भी चलिए अब अगला उस पर देख लेते। तो ये मैप आपको दिख रहा होगा, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट मैप है। और ये इसमें आपको ओवरऑल सर्किट तो दिखेगा ही, साथ साथ आपको दिख जाएगा कि कितने कितने किलोमीटर की दूर पे क्या क्या एरिया है, कहाँ कहाँ आप अपना प्लानिंग कर सकते हो। जो अपनी ट्रिप की प्लान करना, वो इस हिसाब से करना कि आप कितनी गाड़ी चला सकते हो। जैसे मेरा था कि मैं एक दिन में 600 जाऊँगा, उससे ऊपर नहीं जाऊँगा, तो मेरी कैपेबिलिटी उतनी है शायद। और अगर आपकी कैपेबिलिटी 700-800 है, मतलब हिल्स पे तो नहीं हो सकता, हिल्स पे ज़्यादा आप 250-300 मैक्सिमम, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। प्लेन पे आप 700-800 जा सकते हो,
तो यहाँ का हिसाब से, अपनी ड्राइविंग के हिसाब से यहाँ का प्लानिंग करना। चलो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में अब बताता हूँ कि मेरा क्या जो रूट प्लान था। सो शिमला चंडीगढ़ तक तो आ ही गए भाई। अब यहाँ से अगर मैं आता हूँ नारकंडा के लिए, सो दिस इज़ नारकंडा, दिस इज़ नारकंडा। नारकंडा में आप 2 दिन का प्लान कर सकते हो। अगर आप दूर से जा रहे हो, जैसे पुणे से जा रहे हो, तो आप नारकंडा रुक के वहाँ पे एक दिन अच्छे से स्टे करो, रेस्ट करो, अगले दिन हाटू पीक घूमो और फिर रेस्ट करके अगले दिन निकल सकते हो वहाँ से। ज़्यादा कुछ है नहीं देखने को, छोटा टाउन है नारकंडा का। मैंने वीडियो डाल दिया है, मेरे सारे वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपको देखना है क्या जगह कैसे प्रेफरेंस करना है, कहाँ रुकना है, या फिर क्या आपका होना चाहिए प्लान, तो आप रिफ़र कर सकते हैं मेरे वीडियोज़ को, बट प्लानिंग अपने अकॉर्डिंग करो। सो नारकंडा के बाद हम सीधा निकल गए थे वहाँ से चिटकुल के लिए। तो मैंने क्या किया था, नारकंडा से मैं सीधा निकला और मैं पहुँचा सहारन होते हुए, रामपुर होते हुए करछम डैम। करछम डैम से रास्ता कटता है आपका सांगला के लिए, जो कि 20 किलोमीटर है, और फिर वहाँ से आप जाओगे करछम, करछम से आपका चिटकुल। ठीक है, ये चिटकुल है, ये इसकी एल्टीट्यूड है 3450। ठीक है, और ये जो रोड कंडीशन अगर आप देखोगे, ब्लैक रोड, इसका मतलब अच्छी रोड है। ये जो ग्रे रोड्स हैं, या फिर मैं इसको अलग कलर में कर देता हूँ, ये बहुत ख़राब रोड है। ठीक है, येलो में कर देता हूँ। ये जो रोड है, दिस इज़ नॉट गुड। ये बहुत अच्छी मोटरेबल रोड है, बट उतना अच्छा कंक्रीट नहीं है। बट और यहाँ से यहाँ तक की रोड भी आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। ये रोड थोड़ी ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। फिर एक रात मैंने स्टे किया चिटकुल में। आप चिटकुल में स्टे कर सकते हो, छोटा विलेज है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए कुछ ऐसा मिलेगा नहीं, क्योंकि ट्रैकिंग होती है बट ठंडियों में नहीं होती। गर्मी में आप ट्रैक कर सकते हो आसपास के पहाड़ों पे। बाकी वहाँ पे आपको लास्ट विलेज है, तो लास्ट ढाबा, ये सब आप घूम सकते हो। 1-2 दिन अच्छा स्पेंड कर सकते हो। शांति है वहाँ पे, पीस है। तो अगर आप चाहते हो तो 1-2 दिन अच्छे से रुको वहाँ पे, एंजॉय करो। काफ़ी हॉस्टल्स मिल जाएंगे आपको, एकोमोडेशन की कोई चिंता, पूरे सर्किट में एकोमोडेशन की कहीं चिंता नहीं है। 500 से लेके 1000 से लेके 2000, 2500, 3000, जैसा भी आपका बजट है उस हिसाब में आपको एकोमोडेशन मिल जाएगा। तो भाई हमारा डे 1 नारकंडा, एक दिन पहला दिन यहाँ था, दूसरा दिन हमारा हो गया चिटकुल में। ठीक है, ईजी आप चले जाओगे। सुबह अगर आप यहाँ से चलोगे 8-9 बजे, तो 3-4 बजे तक आप यहाँ पहुँच जाओगे बड़े प्यार से। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ है नहीं। बाकी ये सब 1 पिट स्टॉप यहाँ पे, अगर आप चाहो तो नाको ले सकते हो, नाको से पहले स्पीलो में ले सकते हो, पू में ले सकते हो। कल्पा हम छोड़ेंगे अभी, क्योंकि हम रिटर्न आएंगे। कल्पा बहुत सुंदर है, कल्पा ज़रूर आना है। ठीक है, तो अपन अभी ये दूसरा दिन था। दूसरे दिन हम उठ के यहाँ से चले, सुबह 9 बजे करीब यहाँ से निकले। ये रास्ता जो 40-45 किलोमीटर का रास्ता है, ये आपको ख़राब ही मिलेगा। उसके बाद आप जब यहाँ से वापस आएंगे, नेक्स्ट ये पू होते हुए, स्पिलो होते हुए, यहाँ भी कुछ ज़्यादा देखने को नहीं है। ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा देखने को। आप सीधा आ जाइए नाको। नाको में आप लीजिए अपना 3rd स्टे, जो मेरा था 3rd स्टे। यहाँ पे भी अच्छा खासा, यहाँ पे नाको लेक है एक, और आपको नाको का एक और छोटा सा मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री तो हर जगह मिलेगी, यहाँ से आपकी मोनेस्ट्रीज चालू हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको ये केक दिख रहा है यस, ये लेक है। ठीक है, तो नाको लेक है। आप तीसरे दिन यहाँ पे रुक सकते हैं। सुबह 9 बजे निकलोगे तो ये भी 3-4 बजे तक आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस अगर आप देखना चाहो तो यहाँ से 11, 23, 17, 26, 37, 150 के आसपास ही है, ज़्यादा किलोमीटर नहीं होगा। तो ये ईजी है। तीसरे दिन आप नाको में रुकिए, अगले दिन सुबह उठ के नाको को एक्सप्लोर करिए। आधा दिन लगेगा नाको को एक्सप्लोर करने में, उससे ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। उसके बाद आप नाको से निकलिए नेक्स्ट डे और सीधा पहुँच जाइए ग्यू। यहाँ से ग्यू आपका पड़ जाएगा अराउंड 50-60 किलोमीटर। ये ग्यू में आपका जो फेमस मम्मी है वो आप देख सकते हैं, और फिर वहाँ से आप निकल के आ जाइए। अगर आपको और अच्छे से मतलब आपके पास टाइम है, और अगर आप और अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा ड्राइव नहीं करना चाहते, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टाबो में रुक जाइए। ठीक है, मैं नहीं रुका था, और मैं यहाँ पे जो प्लान बता रहा हूँ मेरा है। तो आप अपने प्लान को एडजस्ट मॉडिफाई कर सकते हैं इसको अकॉर्डिंग, बट सेम मत लेके चलना। तो चौथे दिन आप टाबो में रुक सकते हैं। टाबो में मोनेस्ट्री है। ठीक है, और आप मोनेस्ट्री में भी रुक सकते हैं यहाँ पे। बाकी अगर लेक अगर आपको घूमना है तो सोपानो लेक है, तो ये सब घूम सकते हैं आप। बाकी टाबो में मोनेस्ट्री है, वहाँ पे आप रुक सकते हैं, मोनेस्ट्री का मज़ा लेके ऊपर। फिर अगर आप जाएंगे टाबो में ही तो केव्स हैं, वो सब घूम सकते हैं आप। 3200 की हाइट पे है ये। यहाँ पे आपको हॉस्टल मिल जाएगा और होम स्टे ढेर सारे हैं भर भर के, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट डे आप चौथा दिन हमारा यहाँ हो गया।
5वें दिन आप चौथे दिन यहाँ से आप निकले और आप सीधा चले गए ढंकर घूम के आप सीधा चले आइए मड, ठीक है। ये है आपका मड विलेज, जो कि लास्ट विलेज बोला जाता है। और यहाँ से आपकी पार्वती का ट्रैकिंग चालू होती है, ठीक है। यहाँ से आपकी ट्रैकिंग चालू होती है गर्मियों में, जो कि ये आपका यहाँ कनेक्ट करता है, ठीक है। ये ट्रैकिंग आपकी होती है, ये काफ़ी रोमांचक ट्रैकिंग है, बट अपने को भी ठंडियों में नहीं मिलेगा करने को। सो आप मड एक दिन स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे नेटवर्क्स नहीं आते, मैंने आपको वीडियो में बताया है कि अगर आपको नियरेस्ट नेटवर्क चाहिए तो आपको संगम करके एक जगह है, संगम या फिर मिक्किम में, यहाँ पे आपको नेटवर्क मिल जाएगा। बाकी इस एरिया में तो नेटवर्क नहीं रहता। फिर आप आपका 5वां दिन आपने यहाँ स्टे कर लिया। फिर यहाँ से आप निकलिए और आप आ जाइए काजा में छठे दिन, ठीक है। काजा के आसपास आपको 3 चीज़ मिलेगी देखने के लिए। पहली चीज़ है जो एक कॉमिक विलेज, सेकेंड इज़ लैंगजा एंड थर्ड इज़ योर हिक्किम, ठीक है। यहाँ पे है ये हिक्किम है, ठीक है। ये 3 चीज़ है, ये पूरा एक सर्किट जैसा ही है। अगर आप काजा में जाएंगे तो ऐसा पूरा सर्किट करके आप वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बड़ा इजी है, मेरे ख्याल से आधा दिन लगता है। तो आप ये छठे दिन यहाँ पे रुकिए, सुबह रुकिए, ये पूरा कवर करिए, शाम को आप आ जाइए काजा में स्टे कंटिन्यू करिए। और आप काजा मार्केट जो है लोकल मार्केट, वो एक्सप्लोर कर सकते हैं जैसा मैंने किया था। तो छठा दिन ये हो गया। 7वें दिन फिर आप काजा में ही रहिए। मैं बोलूँगा या तो आप 2 ऑप्शन ले सकते हो। देखो, लांगजा में रुकने की व्यवस्था है, हिक्किम में कम है, कॉमिक में है। तो या तो आप छठे दिन काजा में रुक जाओ, 7वें दिन आप काजा से निकल लो और किब्बर होते हुए आप किब्बर में रुक जाओ। किब्बर में अच्छी रुकने की व्यवस्था, हाइट अगर आप देखोगे 4200 पे है, कोमिक हाईएस्ट बोला जाता है 4500, ठीक है। तो किब्बर में भी अच्छे होम स्टेज हैं। उसके बाद किब्बर में आप रुक गए, मान लो 7वें दिन, या तो काजा में रुक गए, तो एक ये रुक सकते हो, नहीं तो यहाँ पे रुक सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास ही आसपास में ही है। यहाँ से आपने चीचम किया, और मैं बोलूँगा कि ये जो रांगरिक वाला रास्ता है, ये रास्ता ना लेके ये किब्बर से आपको ये वाइल्ड लाइफ वाला रास्ता, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला रास्ता है, ठीक है। ये रास्ता आप लेके जाओगे, बहुत ख़तरनाक रास्ता है। वीडियो में मैं गया था, इतना अमेजिंग रास्ता है ना, मैं बता नहीं सकता। ये रास्ता आप लेके जाओगे, अराउंड 40 से 45 किलोमीटर का ये रास्ता पड़ेगा आपको। उसके बाद आप यहाँ से क्योटो होते हुए लोसार पहुँच जाओगे, ठीक है। और लोसार में 7वां दिन यहाँ था आपका। 8वां दिन आप लोसार में गुजारो अच्छे से, ये पूरा एक्सप्लोर करके 8वां दिन आपका यहाँ हो गया। फिर अगर आपका ये रूट खुला है, मतलब अगर आप गर्मी में जा रहे हो, ठीक है, तो आप ये रूट ओपन रहेगा गर्मी में, नहीं तो ठंडियों में ये बंद रहता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो जुलाई, आप जुलाई से सितंबर ये बेस्ट टाइम है इस रूट पे एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। तो आप 8वें दिन यहाँ पे रुके। 9वें दिन अगर आपको चंद्रताल जाना है तो 9th डे आप यहाँ स्टे ले सकते हो। यहाँ पे आपको टेंट्स ही मिलेंगे, कोई होम स्टे नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ से ये 100 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस है अराउंड, और जो रफ पैच है ये। तो उसके बाद 9वां दिन यहाँ से निकल के आप आ जाओ। 10वें दिन आप चाहे सिस्सू में रुक लो, ठीक है, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे कोकसार में रुक सकते हो, रोहतांग में। अगर आपको वापस आना है, इस तरफ नहीं जाना सिस्सू तक, तो मनाली आ जाओ। मैं बोलूँगा सिस्सू तक आप जाओ, क्योंकि सिस्सू बहुत सुंदर जगह है। सिस्सू में आपको वाटरफॉल मिल जाएगा देखने को, और बहुत भर भर के स्नो मिलेगी, और बेहतरीन वाली रिवर भी है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे सिस्सू में देख सकते हैं। पास ही में बहुत 15 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है, और कोई इशू नहीं है, आप जा सकते हो। सिस्सू में 10वें दिन रुके, सिस्सू से आप चले, आप 11वें दिन आप सीधा आ जाओ शिमला। आप कर सकते हो बड़े प्यार से, नहीं कर सकते अगर आप, मैं बोलूँगा अगर आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो 11वें दिन आप यहाँ औत में या फिर इधर मेरे ख्याल से जीबी रुक जाओ। लेकिन जीबी से आपको ये उल्टा पड़ेगा, फिर शिमला सेम रूट होके आना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आप या 10वें दिन यहाँ रुके हो तो आप 11वें दिन मनाली आ जाओ, ठीक है। 11 डे मनाली स्टे, और 12th डे आप ये सीधा पकड़ के चंडीगढ़ या शिमला जहाँ भी जाना है आपको, तो 12वें दिन आप यहाँ पहुँच जाओगे। तो ये टोटल 12 दिन में आप अच्छे से कवर कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि अगर कैसे मैंने किया था, तो मैंने भी यही सेम चीज़ किया था। मेरा बस ये पार्ट है, ये नहीं था। मेरा फर्स्ट डे ये था, सेकंड डे चिटकुल, थर्ड डे नाको, फोर्थ डे मड, 5th 6th काजा, एंड देन 7th डे मेरा था कल्पा। क्योंकि अगर ये मैंने प्लान बनाया कि अगर आपका ये खुला है सर्किट, अगर ये सर्किट बंद है
तो आपको तो इसी रास्ते से वापस आना है, इस रास्ते से वापस आना है। तो या तो अगर आप लोसार में रुके हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कल्पा तक आ सकते हो। अगर आप काजा में हो तो भी आप कल्पा तक आ सकते हो, क्योंकि कल्पा के बाद सहारन और ये चालू हो जाता है, जो कि रहने के लिए मेरे ख्याल से रुकने के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। कल्पा बहुत सुंदर है, तो कल्पा ही आओ। अगर सेम रूट से वापस आ रहे हो तो यहाँ पे एक नाइट स्टे करो, तो आपका अगर यहाँ 8th है, ठीक है, या फिर यहाँ 8th है तो 9th आपका यहाँ आ जाएगा। अगर आप चंद्रताल नहीं जा रहे हो तो 9th यहाँ आ जाएगा, 10th आप यहाँ से फिर सीधा कल्पा से मेरे ख्याल से एक दिन में आप नरकंडा पहुँच सकते हो। ईजी है, बहुत बहुत आराम से पहुँच सकते हो। नहीं तो आप शिमला भी पहुँच सकते हो। तो आप कल्पा से 10वें दिन आप शिमला आ जाओगे, ठीक है। तो इधर से अगर घूम रहे हो तो 10वें दिन आप सिस्सू पहुँच रहे हो, इस रूट से आ रहे हो तो 10वें दिन आप शिमला पहुँच रहे हो। फिर शिमला से आप चंडीगढ़ या दिल्ली जहाँ भी जाना है वो आप जा सकते हो। तो ये ओवरऑल प्लान हो गया, आइटिनरी हो गई, कैसे आप प्लान करें, कैसे पूरे सर्किट को आपको देखना है, एक एक चीज़, एक एक डिस्टेंस आप कवर। आप पहले आप क्या करिए, मैं कैसे करता हूँ, मैं तो पेपर पे लिख के भाई ये से A to B जाना है, इतने किलोमीटर्स है, मेरी क्या कैपेसिटी है, मैं कितना पहुँचूँगा, रात कितनी हो जाएगी, कितने सुबह चलना है, ये सारी चीज़ें प्लान करके आप एक ऐसे प्लानिंग करके बना सकते हैं, ठीक है। तो आइटिनरी डिस्कस हो गया। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि मेरा टोटल कॉस्ट क्या था ट्रिप का। सो ट्रिप कॉस्ट मैं बताऊं, सो दिस इज फ्यूल कॉस्ट। एवरेज मैंने 105 ले लिया है और ये टोटल मेरा फ्यूल कॉस्ट रहा। कितने दिन मैंने रिफ़िल कराया, क्योंकि क्या होता है कि अब मैं कॉस्ट केवल मैंने सारा ऑनलाइन पेमेंट किया था, तो मुझे याद है कितना केवल काजा में मैंने 1200 रुपये का तेल भरवाया था, जो कैश किया था, ठीक है। बाकी अगर आप देखेंगे टोटल फ्यूल कॉस्ट मेरा 15,000 गया। टोटल किलोमीटर गाड़ी चली है 5,330। एवरेज फ्यूल मैं अगर 105 पकड़ लूँ तो टोटल फ्यूल कंजप्शन हुआ मेरा 145 और गाड़ी का एवरेज आ रहा है 36.77, ठीक है। ये हो गया माइलेज बाइक का। तो ये टोटल हो गया फ्यूल के बारे में। और ये एक मेजर कॉस्ट होता है, फ्यूल, एकोमोडेशन एंड देन फूड, 3 ही कॉस्ट होते हैं ट्रैवल में। बाकी आपकी तो गाड़ी के जो स्पेयर्स हैं या गाड़ी में आप क्या मॉडिफिकेशन कराते हो, ये सब तो अलग सी चीज़ें हैं, ये भी ज़्यादा होता है। आप पहली बार राइड में जा रहे हो तो पहले तो यार आपको सेफ्टी गियर पे खर्चा करना है, फिर गाड़ी की एसेसरीज पे खर्चा करना है, तो वो सब चीज़ें आती हैं और वो सब चीज़ें आप ट्रिप कॉस्ट नहीं इंक्लूड कर सकते, क्योंकि वो तो आगे यूज़ होने वाली है। तो इस ट्रिप में मेरी जो तैयारी थी ना वो अराउंड 25,000 रुपये की थी। वो भी मैंने कैलकुलेट किया बट इसमें नहीं डाला है, मैं आपको बता देता हूँ। तो 25,000 जैसे मेरा शूज़ लिया मैंने, उसके बाद टेल बैग लिया, गाड़ी से एसेसरीज और विंटर के सारे कपड़े, क्योंकि यहाँ पुणे में ठंडी नहीं पड़ती, उतनी नहीं पड़ती कि आपको विंटर वियर की ज़रूरत पड़े, तो बट स्पीति जाने के लिए लगेगा। तो इसके लिए बहुत खर्चा, 25,000 का उस पर खर्चा था, बाकी 15,000 फ्यूल कॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे कॉस्ट के लिए, और मेरा ये स्टे कॉस्ट है। सो दिस इज एकोमोडेशन कॉस्ट, ठीक है। अब मैं रुका कहाँ का हूँ, मैं इंदौर रुका हूँ, मैं जयपुर रुका हूँ, चंडीगढ़, नरकंडा, फिर नरकंडा मेरा 2 दिन का स्टे था, ठीक है। चेटकुल, नाको, मड, काजा, कल्पा, जीबी, चंडीगढ़, नोएडा, इंदौर, ये मेरा टोटल स्टेज थे। ये मेरा 500, 550, 650, 808। तो मेरा सबसे जो हाईएस्ट था वो है मेरा 808 रुपये, जो कि हॉस्टल था। ये मैंने ऑनलाइन बुक किया था, अगर मैं ऑफलाइन जाता तो यही मुझे 500 रुपये में पड़ रहा था। मैं वहाँ जाके पता किया था, मिल जाता बड़े इजीली। तो ऑनलाइन अगर नहीं मिलता तो परेशान मत हो, ऑफलाइन भी जाके मिल जाएगा यार, ठीक है। तो ये टोटल था। बाकी यहाँ जयपुर में, चंडीगढ़ में और इधर फिर चंडीगढ़ और नोएडा में मैंने कुछ पे नहीं किया रहने का, और कैसे पे नहीं किया मेरे वीडियोज़ में मैंने बताया, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल मेरा स्टे कॉस्ट हो गया 6,558 एंड टोटल मेरा फूड कॉस्ट हो गया अराउंड 8,000 में मैं पूरा पुणे टू, मैं दिल्ली से कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, पुणे से कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो सुबह 3 टाइम का खाना प्लस स्नैक्स और सब मिला के टोटल मेरा 8,000 मेरा ओवरऑल खाने पे खर्चा हुआ है, ठीक है। अब मेरा ओवरऑल अगर मैं ट्रिप कॉस्ट बोल दूँ तो मेरा टोटल स्पीति कॉस्ट हुआ है 31,000, ठीक है। ओनली ट्रिप कॉस्ट, नॉट इंक्लूडिंग कि जो मैंने सामान खरीदा था, ठीक है। वो मेरा टोटल गया है अराउंड 25,000, ठीक है। अगर आप जोड़ लोगे इसको तो
अराउंड 56,000 का मेरा टोटल खर्चा हुआ है। ठीक है, तो अच्छा खर्चा है, ठीक ठाक डिसेंट मैनेज है। लेकिन मैंने ट्रिप जो मैं शुरुआत में अपने वीडियोस में बहुत बताया हूँ कि मैंने जो ट्रिप प्लान किया था वो बहुत ही हम्बल ट्रिप थी, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा उसमें कुछ हाई फाई कुछ नहीं था, एकोमोडेशन कोई हाई फाई नहीं थी, खाना हाई फाई नहीं था, एकदम इकोनॉमिकल हर चीज़ को मैं लेके चला था। ठीक है, सही सस्ती जगह रुकना, सस्ता खाना खाना है, अपने को घूमना है, एडवेंचर करना है, वो मेन एम है। ठीक है, हमको अपनी ट्रिप को कैसे फिनेंशियली, आपके पास बहुत कम पैसे हैं तो भी आप घूम सकते हो, आपके पास बहुत पैसे तो भी आप घूम सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको कैसे मैनेज करना है वो पैसे। तो ये था यार टोटल मेरे ट्रिप के कॉस्ट के बारे में, मेरी स्पीति के एक्सपीरियंसेस के बारे में, और मेरा जो भी अनुभव था इस सफ़र का पुणे से स्पीति एंड बैक, जो मेरे 5000 किलोमीटर राइडिंग का एक्सपीरियंस था मैंने आपसे शेयर किया, हर चीज़ मैंने आपको बताया। और भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हमेशा आपका रिस्पांस करता हूं। ठीक है, और मैं एक उम्मीद आपसे करता हूं कि मेरे जो चैनल के स्टैट्स हैं, मैंने जो आपको शुरुआत में दिखाया, उसको थोड़ा सा इंप्रूव करने में मेरी मदद करिए। ये फ्री है, किसी को कोई पैसा नहीं लगता। आप जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो चैनल जो कंटेंट बना रहा है उसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और बस इतना ही यार इस वीडियो में, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।